कि अगर कोई डाउट हो तो तुम आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एमएसपी के बारे में। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या है, सबसे पहले बता दूं, या मैंने कल आपको बताया भी था कि एमएसपी की जो शुरुआत हुई थी वो 1966 से हुई थी, 1966 से हुई थी। और पहली बार वीट के लिए एमएसपी दिया गया था 50 रुपए। लेकिन हमें याद नहीं रखना है, हमें केवल इतना याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है वो 1966 से हुई थी। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो एमएसपी है वो कितनी क्रॉप के लिए दिया जाता है या आपका कितनी क्रॉप के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमएसपी की जो रिकमेंडेशन है वो देता कौन है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस देता है। ये जो आपका कल्चरल है, कल्चर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं हो सकता है कि बोलते टाइम आपको मिस्टेक कर दूं, लेकिन आपको यहां पर एक्यूरेट मिलेगा। और दूसरी बात, एग्जाम के अंदर भी कई बार एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल में से एक वर्ड आपका चेंज होता है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपका गलत हो जाता है। तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। बात करें तो सीएसीपी जो है वो एक अटैच ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का, जो कि 1965 के अंदर इसको बनाया गया था। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि ये सीपीसीपी जो आपका है वो कब फॉर्म किया गया था। अच्छा, ये कभी भी आपका एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, यानी कि अपने आप में ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही एक आपका अटैच ऑफिस है, या फिर उसको सब्सिडरीज की फॉर्म में हम लोग मान सकते हैं। बात करें नेक्स्ट, तो एमएसपी इसीलिए क्योंकि अब ये सब्सिडरीज है, ये कोई आपकी ये नहीं कह सकते हो कि ऑथोराइज्ड या फिर एक प्रकार से आपका, क्योंकि एमएसपी अभी भी आपका लीगलाइज नहीं है इंडिया के अंदर। एमएसपी आपको पता होना चाहिए कि लीगल नहीं है। लीगल का मतलब क्या होता है कि कानूनी रूप से अभी भी इंडिया के अंदर एमएसपी जो है वो वैध नहीं है। इसको अभी तक कानून नहीं बनाया गया है, क्योंकि कानून नहीं बनाया गया तभी तो ज्यादातर किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, और इसीलिए किसान ज्यादातर आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब के ज्यादातर किसान जो है वो आंदोलनरत भी रहते हैं। और वो इसीलिए रहते हैं कि इस एमएसपी को कानून बनाया जाए, क्योंकि मार्केट में जब आपकी फसल आती है किसानों की, तो उनकी फसल एक्यूरेट या आपके एमएसपी के दाम पर नहीं बिकती है। खासकर इस बार मध्य प्रदेश के अंदर काफी आंदोलन हुआ था आपके मूंग बीन को लेकर। इससे पहले आपके हरियाणा पंजाब में जो है आपका मस्टर्ड को लेकर हुआ था, राजस्थान में मस्टर्ड को लेकर हुआ था, पंजाब के अंदर मक्के को लेकर अभी भी चल रहा है। तो ये चीजें क्यों हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आपका एमएसपी है वो दिया जरूर जाता है, रिकमेंडेशन जरूर होती है, डिसाइड जरूर किया जाता है, लेकिन अभी ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। मतलब कोई इसको परचेज करेगा कि नहीं करेगा उस रेट के ऊपर, ये किसी प्रकार का कोई प्रावधान उनके ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे आपका एमआरपी लिखा होता है ना, आपकी जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, मान के चलिए मैंने एक कीबोर्ड को परचेज किया, तो इसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये 200 रुपए का है। अब हो सकता है दुकानदार इसको 50 में दे दे, 90 में दे दे, लेकिन इससे ऊपर नहीं देगा। वही उसी प्रकार से यहां पर आपकी फसल के ऊपर जो दाम है वो आपका जो लिखा हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात करें तो 1965 में इस ऑफिस को बनाया गया था। ये केवल रिकमेंडेशन का काम करता है, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल डिसाइड करता है वो कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करती है, जिसका हेड जो है वो कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है, आपके जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसके हेड हैं। ठीक है, तो एमएसपी जो अनाउंस करता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सीसीए, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। और याद रखना कि एमएसपी हमेशा अनाउंस होता है वो बिफोर द सोइंग होता है। ठीक है, आपकी जो फसल की बिजाई होती है उससे पहले एमएसपी आपका अनाउंस हो जाता है या होना चाहिए। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, तो आपका टोटल कितनी क्रॉप के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है। तो याद रखना कि टोटल आपका 22+1 यानी कि 23 क्रॉप के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है, लेकिन जो डिसाइड किया जाता है वो आपका टोटल 25 क्रॉप के लिए किया जाता है। ये जो डिसाइड की बात है वो टोटल 25 क्रॉप के लिए किया जाता है। अच्छा, इसको हमने 22+1 लिखा, तो 1 क्या है आपका, एफआरपी है, जिसको हम फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस। तो फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस जो होता है वो वैसे आपका सिमिलर ही होता है जैसे हमारे एमएसपी की कैलकुलेशन होती है, लेकिन याद रखना जैसे हम एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी का कैलकुलेशन का मेथड क्या है। तो वैसे तो इसके 3 मेथड हैं, एक A2 है, एक A2+FL मेथड है, और एक आपका C2 मेथड है। C2 मेथड के अंदर A2 भी है, FL भी है, और आपका यहां पर इसके अंदर लैंड रेंट और उसका इंटरेस्ट भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया गया, आपका C2 मेथड के अंदर A2+FL और लैंड रेंट और उसका इंटरेस्ट भी यहां पर क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया था। अभी जो किसानों को एमएसपी मिलता है वो A2+FL पर मिलता है, और ये C2 मेथड जो है वो आपका MS स्वामीनाथन जी की जो कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन थी कि आपका C2 के आधार पर किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो आपका एमएसपी डिसाइड किया जाता है या अनाउंस किया जाता है या रिकमेंड किया जाता है वो आपका A2+FL मेथड के ऊपर किया जाता है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली जो एमएसपी आपका कैलकुलेट किया जाता है वो किस बेसिस पर किया जाता है। तो A2+FL मेथड के आधार पर आपका एमएसपी रिकमेंड किया जाता है। बात करें इसके अंदर
तो देखो जो आपका मैंने यहां पर क्या बोला कि एफआरपी, तो एफआरपी जैसे हमारा A2 प्लस एफएल मेथड होता है उसी के लगभग आधार पर इसको किया जाता है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, A2 प्लस एफएल का मतलब क्या है, तो A2 का मतलब होता है इनपुट कॉस्ट। A2 का मतलब क्या होता है आपका इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अभी गेहूं का उत्पादन किया, अब गेहूं को ग्रो करवाने के लिए मेरा कितना पैसा लगा, मान के चलिए बीज पे मेरा 100 रुपया लगा, इसके बाद लैंड को प्रिपेयर करने में मेरा 50 रुपया लगा, 50 रुपए जो है मेरे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इनके ऊपर खर्चा हो गया, और मेरी हार्वेस्टिंग की जो कॉस्ट आई वो 100 रुपए आ गई, मान के चलिए टोटल कॉस्ट यहां पर मेरी कितनी हो गई, 300 रुपए हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर आपका फैमिली मतलब मैं एक एज ए परिवार हूं, और आपको पता है ज्यादातर किसान और उसकी फैमिली उस खेत में काम भी करती है, तो वो एक हिडन कॉस्ट मानी जाती है, तो उसको भी आपका एफएल के अंदर यानी कि फैमिली लेबर में ऐड किया गया था। अब मान के चलिए फैमिली लेबर यहां पर ऐड की गई 100 रुपए, तो टोटल कितना हो गया आपका 400 रुपए। तो ये इनपुट कॉस्ट थी, ये आपका यहां पर क्या थी, फैमिली लेबर थी। लेबर जो हायर करता है वो इनपुट कॉस्ट में आएगी, फैमिली लेबर जो उसको हायर नहीं करता है क्योंकि वो कॉस्ट उसको कभी नहीं देगा। फार्मर खुद काम करता है, क्या कभी को खुद को सैलरी देता है, क्या अभी उसके घर के या परिवार के जो मेंबर काम करते हैं क्या अभी उसको सैलरी देता है, नहीं। तो याद रखना कि वो आपका फैमिली लेबर का हिस्सा अलग होता है, और दोनों को मिलाकर मान के चलिए 400 रुपया बना। तो अब इसका 1.5 टाइम आपका क्या किया जाएगा, एमएसपी दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग आप ये कह सकते हो 600 रुपए अभी आपका जो है इस क्रॉप के लिए प्रति क्विंटल जो है एमएसपी डिसाइड किया जाता है, ठीक है। पहले रिकमेंड किया जाता है, फिर उसका डिसाइड किया जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि अभी जो आपका एमएसपी दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है। लेकिन शुगरकेन के लिए कैसे दिया जाता है फिर? शुगरकेन में क्या करते हैं कि आपका 10% रिकवरी रेट जो होता है शुगरकेन से, अब 10% ये रिकवरी रेट क्या है, इसका मतलब है कि मान के चलिए 100 किलोग्राम आपके पास शुगरकेन है। अब 100 किलोग्राम शुगरकेन से पहले क्या करोगे आप लोग, जूस निकालोगे। जूस निकाल कर क्या करोगे आप लोग, उसको पानी या जूस को आप क्या करोगे, उबालोगे, मतलब गर्म करोगे, फिर उससे आपका जो है गुड़ चीनी ये बनेगा, यस और नो। तो फाइनल आपका प्रोडक्ट क्या होता है शुगरकेन का, चीनी होती है। तो 100 किलोग्राम से लगभग 10 किलोग्राम चीनी बनेगी, ये आपका रिकवरी रेट कंसीडर किया जाता है। तो 10.25% एक्यूरेट क्या होता है आपका, 10.25% आपका रिकवरी रेट होता है, जिसके बिहाफ पर शुगरकेन के अंदर आपका जो उसका एफआरपी है, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस है, उसको डिसाइड किया जाता है। अच्छा, अब क्या करती है, हर स्टेट गवर्नमेंट एक पंगा ले लेती है शुगरकेन के लिए। वो क्या लेती है, वो बोलते हैं कि जैसे मान के चलिए अभी भारत सरकार ने 100 रुपए का एफआरपी डिसाइड कर दिया कि प्रति क्विंटल 100 रुपए खरीदारी होगी शुगरकेन की। तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग स्टेट अपने अपने मतलब राज्य के अंदर, वही बात है चुनावों के लिए या फिर किसी प्रकार से किसानों का बेनिफिट करने के लिए, वो एक्स्ट्रा 5 रुपए 10 रुपए ऐड कर देते हैं। जैसे मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपए दिए, तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट है मान के चलिए, उन्होंने 5 रुपए ऐड कर दिए। तो अब आपका शुगरकेन का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया प्रति क्विंटल, 105 रुपए हो गया। यानी कि किसानों से खरीदारी कितने रुपए में की जाएगी, 105 रुपए में की जाएगी। और याद रखना कि ये जो एफआरपी है वो आपका लीगल है, ये आपका 100% उतना ही देना पड़ेगा शुगर मिल को जितना कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है। जैसे कि बाकी फसलों के लिए आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसपी लागू किया जाता है वो किसी भी ट्रेडर के लिए कंपलसरी नहीं है परचेज करना, लेकिन एफआरपी कंपलसरी है। जो एफआरपी आपका दिया जाएगा वो आपका कानून के तहत है। तो ये माइंड में आप लोगों की क्लियरिटी होनी चाहिए कि बाकी जो क्रॉप है उनका एमएसपी यहां पर लीगलाइज नहीं है, लेकिन जो एफआरपी है वो आपका क्या है, लीगलाइज है। इसको अगर नहीं दिया गया तो उस केस में आपका शुगर मिल के ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर किसानों को एफआरपी दिया जाना जरूरी है। समझ में आ गई बात आपको? और वहीं अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला, ये आपका 10.25% रिकवरी रेट के बेस पर दिया जाता है। अगर रिकवरी रेट किसी शुगरकेन में ज्यादा है तो उससे थोड़ा बहुत आपका प्राइस ऐड कर दिया जाता है। हर बार आपका रहता है कि 1 रुपया या 2 रुपया उसके अंदर एडिशन कर दिया जाएगा, और अगर रिकवरी रेट उससे कम हो गया तो उसमें आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो वो एक फिक्स वहां पर अमाउंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एफआरपी यहां पर दिया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एडिशन करने के बाद, जैसे मान के चलिए एफआरपी था, मैंने आपको बताया कि 100 रुपए, और उसमें 10 रुपए आपका किसी भी सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐड कर दिया गया, तो उसको बोला जाता है स्टेट एडवाइजरी प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? स्टेट एडवाइजरी प्राइस।
तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, ये देखो आपके सामने है टोटल नंबर ऑफ क्रॉप, आपका एमएसपी यहाँ पर रिकमेंडेशन कितनी क्रॉप के लिए दिया जाता है, 23 क्रॉप के लिए दिया जाता है, 22+1। और टोटल नंबर ऑफ क्रॉप जो अनाउंस किया जाता है एमएसपी वो कितनी क्रॉप के लिए किया जाता है, आपका 25 क्रॉप के लिए किया जाता है। अच्छा अब ये 25 कैसे हो गया, ये दो क्या आ जाएंगी, तो देखो एक्चुअली में क्या होता है कि अभी देखो टोटल नंबर ऑफ सीरियल्स कितने हैं, 7 है, टोटल नंबर ऑफ पल्सेस कितनी है, 5 है, ऑयलसीड कितनी है, 7 है, कमर्शियल क्रॉप कितनी है, 4 है। ये आपका टोटल हो गया यहाँ पर कितना, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 4 आपका 23 क्रॉप हो गई, ठीक है, विद आपका शुगर केन। लेकिन अब दो क्रॉप जिसका मैंने नाम लिया, एक आपकी होती है तोरिया और एक होता है डी हस्क कोकोनट। इन दोनों का प्राइस जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड तो किया जाता है लेकिन ये रिकमेंडेशन में आपका इंक्लूड नहीं होता। तो फिर इनके अंदर रिकमेंडेशन तो किसी की फॉलो करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। तो तोरिया का प्राइस डिसाइड करने के लिए जो रैप्सिड और मस्टर्ड का यहां पर आपका दिया गया था, रिकमेंडेशन किया गया था, उसी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए आपका तोरिया का एमएसपी डिसाइड करते हैं। और जो कोपरा का एमएसपी यहां पर रिकमेंड किया गया था उसी के आधार पर डी हस्क कोकोनट का प्राइस आपका डिसाइड किया जाता है। तो ये आपकी दो क्रॉप एमएसपी जिनका क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, पर उनका रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स एमएसपी इज बीइंग रिकमेंडेड, तो याद रखना 23 क्रॉप। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स इज बीइंग प्राइस डिसाइडेड, तो उस केस में आंसर होगा 25, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन नहीं होती तोरिया और डी हस्क कोकोनट की, पर इनकी यहां पर अनाउंसमेंट की जाती है। एफआरपी की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रिकवरी रेट जो 10.25% होता है शुगरकेन का, उसके बेसिस पर आपका जो है इसके अंदर दिया जाता है। तो कैलकुलेशन मेथड की बात करें तो वो क्या होता है, तो एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो मेथड आपका फॉलो किया जाता है वो A2 प्लस FL मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। और A2 आपका पहले जो फॉलो किया जाता था जिसके अंदर इनपुट कॉस्ट जैसे कि सीड, मैन्योर, केमिकल, लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, इरिगेशन कॉस्ट, सब आपका जितना भी इनपुट कॉस्ट का खर्चा रहता था वो A2 के अंदर इंक्लूड किया जाता था। प्लस में क्या हुआ, आपकी फैमिली लेबर जिसको अनपेड रहता था वो भी अब क्या किया गया, A2 FL में ऐड किया गया। और प्रेजेंट टाइम में यही मेथड है जिसको यूज किया जाता है, C2 मेथड, जो कि आपका यहाँ पर MS स्वामीनाथन जी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, जिसके अंदर आपका जो लैंड रेंट है और जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मनी जिसको फार्मर आपका जो है आपका कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट को परचेज करने के लिए लेता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा या जो आपका लैंड रेंट इंटरेस्ट है वो भी उसमें क्या किया जाना चाहिए, इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये आपका MS स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। बाकी इसके अंदर लिमिटेशंस वगैरह काफी चीजें आ जाती हैं क्योंकि एमएसपी का पूरा चैप्टर अगर हम बात करें तो ये 1-1.5 घंटे का है, लेकिन मैंने इसको काफी शॉर्ट करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अभी किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लीज लेट मी नो।